गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स के बाद हम शुरू करेंगे डीपीएसपी। और जो आप क्वेश्चन होंगे वो एक बार फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी ख़त्म कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस भी आपके बता देंगे, क्योंकि तीनों के नेचर काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो अब आप देखोगे कि मान लो कि फंडामेंटल डीपीएसपी में पढ़ना है, तो पढ़ने का पहले मैं बेसिक बता दूं कैसे पढ़ना है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारा ध्यान ये नहीं जाना चाहिए कि आर्टिकल 36 से इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी खास बात है, जैसे ही डीपीएसपी की बात आई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आई, देखो हमारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल 36 से 31 के बीच क्या लिखा गया है। यानी जो फैक्ट है वो ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए क्यों ये पार्ट संविधान में आया, इसका फंडामेंटल से इम्पोर्टेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, इसमें क्या एलिमेंट है। इसका मतलब किसी चीज़ को देखने का, जब आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो पहला थोड़ा देखने का, पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज होना चाहिए। यानी फैक्ट, जो काम के फैक्ट हैं वो हमें मिल ही जाएंगे। जो बेसिक, अब मान लो कि अब डीपीएसपी पढ़ रहे हो, सीधा आप आर्टिकल 36 से 51 पे जा रहे हो, तो हो सकता है और एग्ज़ाम के लिए काम कर जाए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आईएएस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा आपको आइडियोलॉजिकल होना पड़ता है, आपके विचार होने चाहिए। इसीलिए हमेशा पहली चीज़ों को क्रिटिकली देखो कि संविधान में क्यों आया, अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, फिर फंडामेंटल राइट से क्या रिलेशन है, कहाँ से लिया गया। इस वजह से किसी भी चीज़ को देखने का एक ऐसा नज़रिया होना चाहिए। और बीच बीच में हम आर्टिकल की बात कर देंगे बच्चों। तो मुद्दा ये था कि डीपीएसपी आया क्यों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी सीधी सी बात है, राज्य की जो पॉलिसी बनेगी उसको डायरेक्टिव्स कौन देगा, भाग 4। इसका मतलब है वह राज्य क्या काम करेगा, वेलफेयर करेगा। और आप देखो, ये तो बात आप जानते हो, राज्य, इसलिए आर्टिकल 36 से पहले राज्य की बात ही शुरू होती है, लेकिन सही मायने में वेलफेयर स्टेट की बात आर्टिकल 38 में आती है। इसलिए जो राज्य का मतलब ये नहीं है कि वो संसद है, विधायिका। फंडामेंटल राइट में जो स्टेट की बात आती है तो उसमें तो ऐसा लगता है कि विधायिका, कार्यपालिका ये राज्य है, लेकिन जब डीपीएसपी की हम बात पढ़ते हैं तो इसका मतलब वेलफेयर स्टेट, यानी केवल राज्य का महत्व नहीं है, राज्य कैसा है, कल्याणकारी है। तो सवाल ये है, अगर हम इसके देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ओरिजिन कहाँ से हुई, उत्पत्ति, यानी व्हाट इज सोर्सेस ऑफ डीपीएसपी। तो आप देखोगे सोर्सेस कहाँ से आए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के संविधान से आए। तो डीपीएसपी आया कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। यानी आयरलैंड इंग्लैंड का जस्ट पड़ोसी देश, आयरलैंड। दूसरी बात है, फिर कहाँ से आया, हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में डीपीएसपी का एक फॉर्म था जिसको लिखा गया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये डीपीएसपी में, भारत शासन अधिनियम में लिखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो यहां से आया। दूसरी बात सोर्सेस की बात की जाए तो डीपीएसपी फिर कहां से आया, एक तो आयरलैंड के संविधान से, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में। तीसरी बात कहां से आई, और
कहा जाता है कि आयरलैंड के संविधान ने जो डीपीएसपी लिया उन्होंने सीखा था स्पेन के संविधान से। दे हैव बोरोड इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम स्पेन। दूसरी बात थी सोवियत संघ, पूर्व समाजवादी देश था, तो सोवियत संघ के समाजवादी संविधान से भी हमने कुछ बात लिया। तो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, हमने यहां से भी कुछ चीजें ली। और अब देखोगे हमारे संविधान सभा में तमाम महिला सदस्य थे, तो जैसे कि विमेंस मेंबर कौन से थे संविधान सभा में, महिला सदस्य कौन से थे, जैसे हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ये बड़े फेमस विमेंस मेंबर थे। राजकुमारी अमृत कौर, तो इन लोगों के कारण हमने खासतौर पर समान नागरिक संहिता का विचार लिया। डीपीएसपी में हमने समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का विचार लिया। तो ये कहा जाता है कि यहां से निरीक्षक तत्व उत्पन्न हुए, लेकिन ये तो सोर्सेस थे बाहर के। वास्तविक मुद्दा तो ये था कि आप याद रखो हमारा संविधान जब बन रहा था, ये तो बाहर के सोर्सेस थे जहां से हमने लिया, लेकिन इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में कई समिति बनी थी। संविधान सभा में जब हमारा संविधान बन रहा था, देयर वर वेरियस कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में कई समितियां थी, यानी संघ के शक्ति को बताने वाली समितियां। संविधान सभा में कई कमेटीज थी, जैसे आप देखो आज भी संसद में समितियां बनती हैं और समितियां तय करती है संसद काम क्या होंगे। और वैसे जब संविधान बन रहा था तो ये हुआ है कि संघ को क्या शक्ति दी जाए, राज्यों की शक्ति क्या होनी चाहिए, तो ऐसे समितियां बनी। उन समितियों में जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान लिखा कैसे जाए, कौन लिखेगा, तो ये दायित्व दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर को। इसलिए कहा गया है कि संविधान का निर्माण बहुत सारी समितियों के द्वारा हुआ, और समितियों की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि सारे संविधान मेंबर, संविधान सभा के सारे मेंबर हर बात पे इकट्ठा तो हो नहीं सकते। अब और समितियों की आवश्यकता ठीक वैसे पड़ती है बच्चों, जैसे अब मान लो आप हॉस्टल में हो, खाना बनवाना है, खेलना है, अलग अलग काम है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमेटीज बना दी। इसलिए हमारी कमेटीज बनी। तो उसी में कमेटी थी मूल अधिकारों की उप समिति, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। मूल अधिकारों की उप समिति। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। और इसी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इस मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा ही ये तय किया गया कि हमारे संविधान में निदेशक तत्व का अध्याय होगा। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के द्वारा तय किया गया कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ने क्या किया। आप कहोगे सर देखो क्या डीपीएसपी के लिए कोई कमेटी बनी थी, उत्तर है नहीं। हमारे संविधान सभा में डीपीएसपी के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। संविधान सभा में कमेटी किसके लिए बनी, फंडामेंटल राइट्स के लिए। और ये फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का मतलब क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को स्वाभाविक रूप में बनाने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। भाई ढूंढो कहाँ से फंडामेंटल राइट मिलेगा। तो अब यार सोच के देखो, अगर फंडामेंटल राइट ढूंढना था कहाँ ढूंढते, अमेरिका से ढूंढते। जिन देशों में फंडामेंटल राइट लिखा गया था, अब फंडामेंटल राइट का अध्याय हम ढूंढते कहाँ से, उदारवादी लोकतांत्रिक देशों से। लेकिन आप जानते हो नई नई चीज के प्रति हमेशा थोड़ा सा अनुराग ज्यादा होता है। जैसे अगर आप नया नया मोबाइल खरीदोगे तो उससे प्रेम ज्यादा ही होता है। कोई भी चीज नहीं हो तो हमारा संविधान नया बन रहा था, संविधान सभा के लोग बड़े उत्साहित थे। अब उन्होंने ऐसा मूल अधिकारों को भारी भरकम पुलिंदा खोजा, मूल अधिकारों का ऐसा दस्तावेज खोजा कि अपने आप में संविधान सभा भी हैरान हो गई। अब इतना बड़ा मूल अधिकार कैसे लोगों को दिया जाए, क्योंकि याद रखो बच्चों, मूल अधिकार क्या होता है, इन्फोर्सेबल होता है।
मूल अधिकार क्या होता है? बाध्यकारी होता है। मूल अधिकार क्या होता है? जस्टिसेबल होता है। यानी अगर आपने मूल अधिकार में कोई चीज दे दी तो मैं तुरंत जस्टिस चंद्रचूड़ के पास जाऊंगा, उच्चतम न्यायालय, और मैं ही कहूंगा भैया मुझे मिला नहीं है। तो जरा सोच के देखो कि अगर मान लो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में रख दिया होता तो क्या होता? अगर हमने शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में रख दिया होता तो हर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय चला जाता, ये राज्य शिक्षा दे हमें, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इसे इन्फोर्स कराता है। जैसे देखोगे बच्चों, जब कहते हैं इन्फोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल, इसका मतलब ये है, जैसे आप देखोगे उच्चतम न्यायालय ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसने चंदा दिया है दिखाओ। देखो टीचर हुए, पेरेंट्स हुए, इनकी बातें इन्फोर्सेबल नहीं है। इनकी बातें क्या होती है? नैतिक, कि बच्चों चैट मत करो, पढ़ो। बच्चे नहीं मानते क्योंकि हमारी बात नैतिक है, अपनी बात को हम बाध्यतापूर्वक लगाने की हमारे पास शक्ति नहीं है। लेकिन आप याद रखिए फंडामेंटल्स नैतिक नहीं है, फंडामेंटल्स इन्फोर्सेबल है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई से कहा ना 1 महीने में नहीं, 24 घंटे के भीतर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय बाध्यकारी आदेश देता है और एसबीआई को बताना पड़ा। लेकिन सवाल है कि ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट तो हम दे सकते थे राज्य के खिलाफ, जिनको देने में कोई पैसा नहीं लगता था। जीवन का अधिकार दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया। मैं देखो राज्य के खिलाफ हमने दे दिया तो कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय चला जाए। लेकिन शिक्षा, अब शिक्षा का अधिकार देने का मतलब स्कूल बनवाना, और जो राज्य हमारा जो पैदा हुआ था, भारत नामक नया लोकतांत्रिक राज्य, वही बच्चा ही था छोटा सा। अब इस राज्य के पास उतना पैसा था ही नहीं, अब शिक्षा कैसे दिलाए? मैं शिक्षा देने के लिए स्कूल चाहिए, टीचर्स चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, उनको पेमेंट चाहिए। और अब देखो पहले हिंदुस्तान में एक एम्स था, अब तो हर राज्य में एम्स खुल रहा है। इसका मतलब हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा उसा आ रहा है, पहले तो वो भी नहीं था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा भाई ये जो फंडामेंटल राइट का अध्याय तैयार किया गया है, इस सब कमेटी ने जो भारी भरकम चीजें तय की, इसको 2 भाग में बांट दिया जाए। इसे संविधान सभा के सलाहकार BN राव और फिर इन BN राव जैसे लोगों ने कहा कि ऐसा है, मूल अधिकार का जो दस्तावेज हमने तैयार किया है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए। जो हमने फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रावधान करे हैं उसको एक तो भाग 3 में रख दें, दूसरा भाग 4 में रख दें। अब भाग 3 में क्या रख दिया हमने? मूल अधिकार। और वो मूल अधिकार जो बाध्यकारी होंगे, इन्फोर्सेबल होंगे। भाग 3 रख दिया मूल अधिकार कैसे होंगे? जो बाध्यकारी होंगे, इन्फोर्सेबल होंगे, जो जस्टिसेबल होंगे, जो वाद योग्य होंगे, जो इन्फोर्सेबल होंगे और जस्टिसेबल होंगे। बच्चों जस्टिसेबल का मतलब है कि हम किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो मैंने कई बार बताया क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19। इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल ना होता तो न तो मेनका गांधी उच्चतम न्यायालय जा पाती, न केशवानंद जा पाते। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल था तभी एक ही गोपालन गए, फंडामेंटल जस्टिसेबल था तभी मेनका गांधी गई, केशवानंद गए। तो स्वाभाविक रूप में जस्टिसेबल था तभी तो बाध्यकारी। और उच्चतम न्यायालय जो आदेश देता है फंडामेंटल राइट की इंप्लीमेंटेशन के लिए वो इन्फोर्सेबल है। मतलब उच्चतम न्यायालय एक बाध्यकारी आदेश देता है कि आपको मानना पड़ेगा, आपके पास विकल्प नहीं, माने कि ना माने, मानना ही पड़ेगा। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अब सवाल है कई ऐसे अधिकार थे जिन्हें हम भाग 3 में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि अब सवाल है उनको तुरंत बाध्यकारी बनाने के पास हमारे पास पैसा ही नहीं था। इसका मतलब आप ऐसे समझो बच्चों, अगर भारत आजादी के बाद इंग्लैंड जैसा कोई देश रहा होता, अमेरिका जैसा कोई देश रहा होता, तो शायद ये भी फंडामेंट तब दोनों 2 भाग में करते ही नहीं। लेकिन हम आजादी के बाद सपना था बनाने का बच्चों। इस तरह सोच के देखो, नेहरू बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति थे। यही नेहरू कहा करते थे हम एक बड़ा भारत बनाएंगे, महान भारत बनाएंगे। इन्हें सपना था हमारा एक ऐसा भारत बनाए जहां सबको शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए। लेकिन हमने कहा भाई देखो हम इसको 2 भाग में बांट देंगे, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। इसलिए हमने भाग 4 में क्या रख दिया? निदेशक तत्व, DPSP। भाग 4 में हमने क्या रख दिया? DPSP। इसका मतलब है ये न तो बाध्यकारी होगा न वाद योग्य होगा।
ये क्या होगा? निदेशक तत्व क्या होगा? ये फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस होगा। ये शासन के मूलभूत सिद्धांत होंगे। ये फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस होगा। इसका मतलब है कि वो किसके लिए होगा? राज्य के लिए होगा। ये निदेशक तत्व कुल मिलाकर क्या है? राज्य का दायित्व है। राज्य को जिम्मेदारी दे दी गई, राज्य का दायित्व दे दिया गया कि भाई देखो, जब भी राज्य कोई काम करेगा, इसका मतलब है जब भी राज्य कोई काम करेगा तो राज्य क्या काम करेगा? भाई राज्य विधि का निर्माण करेगा। जब भी राज्य कोई काम करेगा वो विधि का निर्माण करे, वो नीतियों का निर्माण करे, वो लॉ मेकिंग करे, पॉलिसी मेकिंग करे। जब भी विधि का निर्माण करेगा, नीति का निर्माण करेगा, उसको क्या ध्यान में रखना होगा? आर्टिकल 36 से लेकर 51। इसलिए बच्चों डीपीएसपी क्या है? वो वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब है किसी भी संसद के द्वारा निर्मित, आप कहोगे कि सर संसद ने विधि का निर्माण किया उसे मैं न्यायपालिका में चुनौती दे दूंगा, तो बच्चों नहीं। संसद ने जो विधि का निर्माण किया उसे न्यायपालिका में चैलेंज आप नहीं कर सकते। यानी निदेशक तत्व के लिए न्यायपालिका में जा ही नहीं सकते। निदेशक तत्व ये राज्य का दायित्व है, राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य का दायित्व है। आप कहोगे सर राज्य पूरा न करे तो क्या करेंगे? फिर आपके पास एक उपाय है। याद रखो, उच्चतम न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। अगर निदेशक तत्व राज्य पूरा न करे तो फिर चुनाव के मैदान में राज्य को देख लेना। इसलिए बच्चों डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि डॉक्टर साहब, संविधान सर्वोच्च दस्तावेज है, कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। अगर संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है और आप ऐसा अध्याय लिख रहे हो कि मानना न मानना हमारी मर्जी है, तो ये कौन मानेगा फिर? अरे संविधान जब लिख रहे हो तो कोई बाध्यकारी बात को लिखते हैं, इसका क्या फर्क पड़ता है? आप नैतिक बातें कह रहे हो राज्य को। इसलिए आप कभी देखना डीपीएसपी के सारे आर्टिकल पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य से अपेक्षा है ऐसा करना चाहिए, राज्य कदम उठाएगा, राज्य प्रयास करेगा। इसका मतलब है राज्य के ऊपर ये करना न करना बाध्यकारी नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि सर ये बताओ, जब राज्य के ऊपर बाध्यकारी ही नहीं है तो ऐसा अध्याय क्यों बना रहे हो? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका जवाब दिया था। अब देखो कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया था। बच्चों, उन्होंने कहा था कि याद रखना, कोई भी लोकतांत्रिक शासन, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार लोकतांत्रिक है, इसका मतलब हर 5 साल में जनता के सामने जाएगी चुनाव लड़ के, और जनता रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, और जनता ने अगर रिपोर्ट कार्ड मांगा, सरकार नहीं दिखा पाई, तो जनता कह देगी भाई जाओ। यानी जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है वैसे सरकार का भी रिजल्ट आता है। जैसे आपका 10th का रिजल्ट आया था, आम जनता सरकार को रिजल्ट बता देती है, इसलिए इसके लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों, कई बार तो बच्चे यही कहते हैं कि निदेशक तत्व का महत्व क्यों नहीं, क्योंकि हम कोर्ट नहीं जा सकते। निदेशक तत्व का महत्व नहीं इसलिए कहा गया अवाद योग्य है और ये बाध्यकारी नहीं है। तो कई बच्चे यही कहते हैं अवाद योग्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, इसका मतलब है ये तो निरर्थक है। तो बच्चों आपको याद दिला दें, जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं जरा देखें, ये निदेशक तत्व है। और कई बार बच्चे कहते हैं भाई हम उच्चतम न्यायालय में जा नहीं सकते, आर्टिकल 32 में तो उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32, 226 जैसा कोई प्रावधान निदेशक तत्व के लिए उत्तर नहीं है। तो बच्चे कहेंगे सर फिर क्या महत्व हुआ? तो बच्चों महत्व सुन लो। जितने बच्चे सुन रहे हैं बात ध्यान से देखें। आप स्कूल गए तो आपको पता है किसने आपको मुफ्त में शिक्षा दे दी? राज्य ने। और ये मुफ्त की शिक्षा नहीं है, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन है। आप राज्य के हॉस्पिटल में गए, वहां पैदा हुए, कई बार तो हम राज्य गोदे पैदा होते हैं बच्चों। और इतना ही नहीं, राज्य ने पढ़ाया, दलिया खिलाया, सब निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन ही तो है। आप कह रहे हो राज्य इसका पालन नहीं करेगा। एमपी चले जाओ, देखो एमपी में मामा जी ने खजाना खोल दिया है। कर्नाटक, यानी आज जो भी राज्य दे रहा है मुफ्त में गेहूं, मुफ्त में चावल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, या नीतीश बाबू ने इधर कह दिया शराब पीना मना है, शराबबंदी, ये सब निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन ही है बच्चों। ये सब कुछ क्या है? निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन।
अब एग्जाम्पल आप देख लो, इसलिए कोई भी निर्वाचित सरकार इसकी उपेक्षा कभी नहीं कर सकती। हाँ, एक ही शर्त पर इसको अनदेखा कर सकती है, चुनाव, अगर ये भय हर जाए चुनाव हार जाएंगे, अगर आप में ये भय खत्म हो जाए चुनाव हार जाएंगे, फिर उपेक्षा कर दीजिए। इसका मतलब बच्चों, एक होती है हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की अदालत, एक होती है जनता की अदालत। जनता की अदालत ज्यादा बड़ी है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से सब डरते हैं। आप देखो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब जनता की अदालत से डरते हैं। और इस समय जब हम पढ़ रहे हैं तो बाकायदा चुनाव का माहौल चल रहा है देश में। ये जनता की इच्छा, जनार्दन की इच्छा। इसलिए बच्चों, जनता जनार्दन से सब लोग डरते हैं। जनता जनार्दन से बाकायदा सब लोग डरते हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि ये मूल अधिकार से ही निष्ठ तत्व आया। और मूल अधिकार का मतलब, मूल अधिकार काम क्या है? राज्य को मना करना। मूल अधिकार कहता है राज्य को मना करता है, कुछ काम नहीं करना है। लेकिन निदेशक तत्व कहता है राज्य कुछ काम करना है, कुछ काम करने को आदेश देता है। इसलिए निदेशक तत्व सकारात्मक है बच्चों। तो निदेशक तत्व अवाद योग्य है। क्यों? क्योंकि हम उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते इसको क्रियान्वित करने, क्योंकि इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। और राज्य पर आप भरोसा रखिए। और दूसरी बात है, ये बाध्यकारी नहीं है। कई बार बाध्यकारी को विशुद्ध हिंदी में कहा जाता है अधिशास्तिपूर्ण, इनफोर्सेबल। इसको कहते हैं नॉन इन्फोर्सेबल। नॉन इन्फोर्सेबल, तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल। तो जब भी हम निदेशक तत्व की बात करते हैं, ऐसा डिवीजन सामान्यतः दिखता है। तो बच्चों, इसीलिए मूल अधिकार निदेशक तत्व हमेशा राज्य के द्वारा पालन किया जाएगा। इसीलिए आप देखोगे जो भी लॉ मेकिंग हमारे यहाँ होती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, बच्चों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं, ये सब निदेशक तत्वों क्रियान्वयन ही तो है। तो राज्य तो मान ही रहा है। फिर आप देखो जितनी योजनाएं बन रही हैं, नीतियों का निर्माण, एजुकेशन पॉलिसी, सब निदेशक तत्व का ही इंप्लीमेंटेशन है। इसलिए संविधान में निदेशक तत्व का महत्व क्या है? नैतिक। निदेशक तत्व का महत्व क्या है? मॉरल, नैतिक है ये। निदेशक तत्व नैतिक महत्व है, लेकिन हकीकत में इसको सरकार लगातार पूरा कर रही है। यहां तक कि आजकल तो समस्या ही आ रही है, सरकार इतना फ्री में पैसा दे रही है कि सरकार बर्बाद हो जा रही है। यानी फ्रीबीज। तो वेलफेयर करना चाहिए, फ्रीबीज नहीं। अब बच्चों को कहोगे फ्रीबीज यानी मुफ्तखोरी, और वेलफेयर में क्या अंतर है? देखो, वेलफेयर का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फ्री मिलना चाहिए। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भोजन, बाकी चीज फ्री में नहीं मिलना चाहिए। बाकी चीज फ्री नहीं मिलना चाहिए। जैसे अब पानी फ्री, बिजली फ्री, लैपटॉप फ्री। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थी अम्मा, उनका भैंस भी फ्री। किसी ने कहा साइकिल फ्री, और कई लोग कहें तीर्थ यात्रा फ्री। जब हर चीज फ्री में उपलब्ध होगी तो स्वाभाविक रूप में हम स्कूल, हॉस्पिटल नहीं बनवा पाएंगे। भाई, राज्य के पास पैसा सीमित होता है बच्चों। इसलिए निदेशक तत्व आया। और निदेशक तत्व अवादी क्यों बनाया गया? अवाद योग्य होने से निदेशक तत्व का महत्व कम नहीं होता। बस इसलिए अवाद योग्य बनाया क्यों गया? क्योंकि राज्य के पास उस समय पैसे नहीं थे। अगर राज्य के पास उस समय खूब पैसा होता तो ये अवाद योग्य कभी नहीं होता, तब ये अवाद योग्य नहीं होता। अब जरा देखिए, अब निदेशक तत्व में कितने प्रारूप हैं? निदेशक तत्व के कितने अवयव हैं? याद रखो बच्चों, निदेशक तत्व में जो डीपीएसपी, कितने कितने प्रकार के डीपीएसपी हैं? कुछ एलिमेंट कैसे हैं? उदारवादी है, लिबरल। कुछ एलिमेंट कैसे हैं? समाजवादी है, सोशलिस्ट। कुछ एलिमेंट कैसे है? गांधीवादी है।
अब आप देखना, कभी डीपीएसपी को ध्यान से देखना, मामला ये नहीं है। देखो फिर वही बात आ गई बच्चों, निधि जैसे मैंने प्रस्तावना बताया था आदर्श है, वैसे निष्ठ तत्व भी आदर्श है, नैतिकता है। जहां आदर्श होगी नैतिकता होगी, जहां आदर्श होगा वो इथिक्स होगा। लेकिन सरकार के लिए आदर्श है, ये सरकार के लिए आदर्श है। अब इसका मतलब यह है कि अगर उदारवादी निष्ठ तत्व को देखना हो तो जैसे अब को रटने की आवश्यकता नहीं, समाजवादी गांधीवादी, अगर बेसिक बात उदारवाद समाजवाद गांधीवाद की बेसिक बात आपको पता है, याद रखना कुछ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर हम बच्चों से पूछें, बच्चे आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेंगे। हमें बच्चों से पूछूं कि बच्चों बताओ लिबरल में, सोशलिस्ट में, गांधीयन में कौन सा प्रिंसिपल है? याद रखना ये होगा उदारवादी, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना ये उदारवादी। देखो बच्चों, लिबरल कौन होता है? जो घर में एंटीक पीस की बात करे। समाजवादी सब बिल्कुल नहीं मानता। एक समाजवादी को मैं लिवा गया ताजमहल देखने बच्चों, वो समाजवादी भड़क पड़ा। समाजवादी ने कहा ताजमहल में सफेद संगमरमर में मुझे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अरे हमने कहा नहीं भाई, ये तो प्यार की इमारत है। उनका ये उदारवादी चिंतन है। ताजमहल प्यार की इबारत है, ये उदारवादी चिंतन है। समाजवादी इसको नहीं मानते। समाजवादी क्या कहते हैं, यार देखो देश में गरीबी भुखमरी पड़ी हुई है और हम ताजमहल को चमकाए पड़े हुए हैं। अब फिर आप कहोगे दोस्तों समाजवादी क्या होगा? याद रखना बच्चों, जहां फ्री में मिल जाए वो समाजवाद, यानी निःशुल्क शिक्षा, सोशलिज्म। वह समाजवादी मानता है, और सच मानो बच्चों फ्री में क्या, समाजवादी मानता है कि जो कुछ भी समाज में है वो सब समुदाय की देन है। समाजवाद यही तो मानता है बच्चों। इसलिए जो जमीन है, मकान है, संपत्ति है, वो समाज से बनी। अरे जरा सोच के देखो, कोई भी फिल्म बनती है तो फिल्म एक्टर को जो पैसा जाता है, लोग एक ही फिल्म देखते हैं तभी तो उनके पास पैसा जाता है। तो कोई फिल्म एक्टर कहेगा नहीं केवल मेरी प्रतिभा से पैसा आया, ऐसा तो है नहीं। ये ठीक है कि उनकी प्रतिभा भी रही, लेकिन बच्चों अगर लोगों ने फिल्म न देखी हो तो उनके पास पैसा कहां से आता? इसीलिए समाज पैसे का स्रोत है, तो जो भी हम अर्जित करें वो समाज के लिए खर्च होना चाहिए। तो निःशुल्क वैधानिक सहायता समाजवादी एलिमेंट है। तो आप कहोगे समाजवादी एलिमेंट क्या है? काम करने का अधिकार। क्योंकि उदारवाद क्या कहता है? बोल लो। उदारवाद किसके अधिकार देता है? बोलने का अधिकार देता है, बोलने का, जीवन का। अरे बच्चों जब शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य रहेगी, तब तो बोलेंगे। इसलिए निदेशक तत्व क्या करता है? सामाजिक आर्थिक अधिकार। समाजवादी हमेशा सामाजिक आर्थिक अधिकार की बात करते हैं। और गांधीवादी एलिमेंट पहचाना बड़ा आसान है, इसलिए हमेशा याद रखना ये निदेशक तत्व नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, राह कौन सी जाऊं मैं। और बच्चों याद रखना, हमारी संविधान सभा के सामने एक बड़ा जटिल मुद्दा विद्यमान था। हमारी संविधान सभा के सामने बड़ा जटिल मुद्दा विद्यमान था, आखिर में कौन से रास्ते पर चले, उदारवाद, समाजवाद या गांधीवाद? में कौन सा रास्ता अपनाया जाए? ये बड़ा चैलेंज था। उदारवादी रास्ता अपनाया जाए, गांधीवादी रास्ता अपनाया जाए, मार्क्सवादी रास्ता अपनाया जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भैया देखो, हम विचारधारा विशेष का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना बच्चों, विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति बड़ा बध जाता है। रवीश कुमार को देखो, हर बात में उनको समाजवाद दिखता है। आज तक वाले को देखो तो हर बात में उसको पूंजीवादी ठीक आता है। और आजकल तो बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चल रही है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा हम उदारवाद से भी अच्छा एलिमेंट ले लें, समाजवाद से अच्छा एलिमेंट ले लें, और गांधीवाद तो हमारी देसी विचारधारा थी। यानी जरा सोच के देखो, जब दुनिया में मारामारी चल रही थी कि अमेरिका ने कहा पूंजीवाद चलेगा, कि उदारवाद का आर्थिक नाम क्या है? पूंजीवाद। और उदारवाद बच्चों किसकी बात करता है? आजादी की बात करता है, संविधानवाद की बात करता है। समाजवाद किसकी बात करता है? आर्थिक समानता की बात करता है, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त सामंजस्य किया। व्हाट अ फाइन बैलेंस इट वाज। यानी हर मान्यता के पीछे एक हमने जबरदस्त सामंजस्य किया। उदारवादी विचार ले लिया, समाजवादी विचार लिया, गांधीवादी विचार ले लिया और तीनों को मिला दिया।
उदारवादी विचार ले लिया, गांधीवादी विचार ले लिया, समाजवादी विचार ले लिया और तीनों को मिला दिया। ये बड़ा दिलचस्प था, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। इसलिए बच्चों, हमारे पूरे संविधान में तीनों एलिमेंट लिया गया। और गांधीवाद क्यों लिया गया? गांधीवाद क्यों लिया गया? ये भी दिलचस्प कहानी है बच्चों। गांधीवाद इसलिए ले लिया गया क्योंकि सवाल है कि भाई गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे और संविधान सभा में श्रीमन नारायण अग्रवाल। इसलिए आप कहोगे सिर्फ डीपीएसपी में गांधीवादी एलिमेंट खोजना है, तो गांधीवादी बड़ा सिंपल सा है, गाय दुधारू पशुओं का संरक्षण करे। गांधी बाबा कहा था शराबबंदी कर दो, इन दवाओं के अलावा शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है बिहार में और गुजरात में गांधी किसी प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। अच्छा, गांधी शराबबंदी की बात करते थे बच्चों, उसमें बड़ा एक लॉजिक था हिंदुस्तान में। देखो, हमने पश्चिमी देशों से नकल ले ली, यहां शराब लोग पीने लगे। पश्चिमी देशों में एक तो ठंडा प्रदेश है, वहां ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, और इंग्लैंड अमेरिका में जो समाज का सबसे अमीर आदमी है वो शराब पीता है। हमारे जिस उल्टा है, जो समाज में रिक्शा चलाता है वो खूब शराब पीता है, पता है पूरी इनकम अपनी शराब में गंवा दी। इसलिए शराबबंदी बड़ा अच्छा कदम है और घर के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब कोई व्यक्ति रिक्शा चला के आया, सारा पैसा शराब पी के लगा दिया, उसके घर में आके मांगता है पनीर की सब्जी चाहिए और पत्नी को कूटता है। इसलिए अभी गांधीवादी एलिमेंट, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ाना, गांधीवादी एलिमेंट। तो निदेशक तत्व में जब आप देखोगे आर्टिकल 36 से 51 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति, गांधीवादी एलिमेंट। और जब इंदिरा गांधी आई शासन में, उन्होंने कुछ और एलिमेंट बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी से पूछा गया वह शासन में और एलिमेंट क्या है? इंदिरा गांधी ने कहा कि अरे भाई, हमारे यहाँ श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी आई, 3 डीपीएसपी और जोड़ के चली गई। इंदिरा गांधी अपने आप को समाजवादी कहती थी, इसलिए आर्टिकल 39A जोड़ा गया, निःशुल्क वैधानिक सहायता। आर्टिकल 43A जोड़ा गया, कर्मचारियों का वर्कर्स पार्टिसिपेशन द मैनेजमेंट, कर्मचारियों का प्रबंधन में भागीदारी, ये जोड़ा गया आर्टिकल 43A से। और इंदिरा गांधी ने एक ऐसा एलिमेंट जोड़ा था जो समाजवादी तो नहीं था, कोई अलग ही एलिमेंट था, वो था आर्टिकल 48A, पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा के बाद हमारे यहाँ संयुक्त से 42nd अमेंडमेंट से आई। उसके पहले संविधान ये नहीं सोच पाया था कि पर्यावरण की रक्षा भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, देखो हमारे चिंतन पे उदारवाद का प्रभाव था, समाजवाद का प्रभाव था। गांधी ने शुरू से कहा था पर्यावरण की बात। गांधी बाबा शुरू से जानते थे कि पर्यावरण की समस्या आएगी। इसे गांधी कहा करते कम खाओ गम खाओ। इसका मतलब है जो हो जाते पिज्जा बर्गर मत खाओ। और संतोष, क्योंकि ज्यादा दोहन करेंगे तो प्रकृति का नुकसान होगा। यानी जो आजकल कल्चर है कि जितना ज्यादा पहनोगे, जितना ज्यादा सामान खरीदोगे, उससे प्रकृति का दोहन होगा, संसाधनों का दोहन होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। इसलिए प्रकृति का संबंध, मानव का संबंध वैसा होना चाहिए जैसे बेटे और माँ का होता है। इसका मतलब है प्रकृति आपको सब कुछ दे सकती है, और जैसा बेटा माँ का शोषण थोड़ी करेगा। मेरे दोस्तों, बेटा माँ का दूध पीता है, आशीर्वाद लेता है, वैसे बच्चे को प्रकृति का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे गांधीवादी चिंतन था। इसलिए और हमारे संविधान सभा में श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, क्योंकि हमारे देखो बच्चों, हमारा पूरा संविधान तो उदारवादी परिप्रेक्ष्य से लिखा गया, समाजवादी परिप्रेक्ष्य से लिखा गया। सच मानो गांधीवादी चिंतन उसमें था ही नहीं। लेकिन एक निदेशक तत्व का अध्याय लाया गया जहां गांधीवादी विचार को भी अपना लिया गया। ये हमारी खास बात है। इसलिए निदेशक तत्व में उदारवादी एलिमेंट है, समाजवादी एलिमेंट है, गांधीवादी एलिमेंट है। और फिर मैं आपसे पूछूं बच्चों, जरा सोचो, आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कार्यपालिका का न्यायपालिका के बीच पृथक्करण। आर्टिकल 49 डीपीएसपी का है। तो अब जरा सोच के देखो, एक किस में आएगा? उदारवादी में आएगा, समाजवादी में आएगा, गांधीवादी में आएगा? तो बच्चों याद रखना, जहां सेपरेशन ऑफ पावर की बात आएगी उदारवादी एलिमेंट है, जहां समान नागरिक संहिता की बात आएगी उदारवादी एलिमेंट है। यानी जहां पे आजादी की बात आ जाए, जहां वीर के समक्ष समानता की बात आ जाए, जहां सेपरेशन ऑफ पावर की बात आ जाए, वो उदारवादी एलिमेंट होगा।
जहां आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय, इसकी बात आए समाजवादी एलिमेंट होगा। इसे कोई भी चीज रटो मत। बार बार कहने का पर्पज यह है, कोई भी चीज कहानी की तरह देख लो, कहानी की तरह पढ़ लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भैया एक ही रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम अलग अलग रास्ते ले लेंगे। और ये बड़ी बुद्धिमानी वाली बात है बच्चों। जरा सोच के देखो, पानी नहीं है। जरा सोच के देखो, अब दुनिया बाद में, आजकल दुनिया में कहा भी जा रहा है कि न तो प्योरली समाजवाद चल पा रहा है, न प्योरली पूंजीवाद चल पा रहा है। आज हम दोनों को मिला के ही चल रहे हैं बच्चों। आज रिमिक्सिंग का जमाना आ गया है, और रिमिक्सिंग के जमाने में हनी सिंह गाना गा रहे हैं किशोर कुमार का, तो नेहा कक्कड़ गाना गा रही है लता मंगेशकर का। आजकल तो रिमिक्सिंग का जमाना है। इसका मतलब है समाजवाद, उदारवाद। अरे भाई जो भी काम चले, वाद से मतलब नहीं रखना चाहिए बच्चों। वाद को मानना समझ लो, वाद से बहुत प्रभावित होना ठीक वैसा है जैसे हम बहुत धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। और तब और कई बार तो हम धर्म से प्रभावित हो, धर्मांध हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार जो इस धर्म बात कहेगी वही सही है, वैसे विचारधारा की बात है। इसलिए आप देखोगे न्यूज पे, कभी न्यूज चैनल पे आप देखो, जो एक पार्टी विशेष का आदमी होगा बस उसी बात को रटता रहेगा। बीजेपी ने ये ठीक कर दिया, कांग्रेस ने, अरे भाई उसके अलावा भी दुनिया है। यानी बच्चों, न तो कोई विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, न कोई खराब है, और यही जीवन का रास्ता है। न कोई व्यक्ति खराब है, न कोई व्यक्ति पूर्ण है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जहां से जो अच्छी बात हो ले लो। और हमारे संविधान निर्माताओं ने काम किया। और जरा यकीन मानो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरी दुनिया बटी हुई थी दो भागों में। समाजवादी कहा करते थे मैं सर्वश्रेष्ठ, उदारवादी कहा करते थे मेरी दुनिया में विचारधारा सबसे अच्छी है। संविधान निर्माताओं ने कहा भैया हम सबसे काम की बात ले लेंगे। ये निरीक्षक तत्व के 3 एलिमेंट आए, निरीक्षक तत्व के 8 एलिमेंट आए। फिर आप पूछोगे बच्चों, इसका मतलब है कि अब आप अगर संविधान में देखोगे तो यही सारी बातें आपको निरीक्षक तत्व में दिखेंगी। अब आप जो दूसरी बात पूछोगे, सर ये बताओ निरीक्षक तत्व क्या भाग 3 में ही है या उससे ज्यादा भी है? तो यकीन मानो कुछ ऐसे भी निरीक्षक तत्व हमारे यहाँ हैं जो भाग 3 के अलावा भी है। ऐसे कौन से निरीक्षक तत्व हैं जो भाग 3 के अलावा है? ऐसे निरीक्षक तत्व जो भाग 4 में, 3 में 4 में शामिल नहीं है। The element of DPSP which are not part of, which is not part including part 4, तो उसमें क्या है, जैसे आर्टिकल 350A, आर्टिकल 335, आर्टिकल 351। यानी आर्टिकल 350A में लिखा गया है राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिकल 350A में ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्शन है। इसका मतलब हमारे यहाँ निरीक्षक तत्व भाग 4 में तो ही है, बाकी भी डायरेक्टिव्स हैं कि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उनकी प्राथमिक मातृभाषा में शिक्षा कर दी जाएगी। 335 में अगर आपको याद होगा, आर्टिकल 16 बताते समय इसका उल्लेख हमने किया था कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान करते समय और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा। और 351 में क्या कहा, हिंदी भाषा का प्रसार करना। हिंदी भाषा का प्रसार करना ये किस में है, 351 में है। हिंदी भाषा का प्रसार करना 351 में है। फिर 335 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण देते समय सरकारी सेवाओं को कुशलता को ध्यान रखना। फिर आप देखो 350 में क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना। ये भी सारे निरीक्षक तत्व के पार्ट है। अब दूसरी बात, निरीक्षक तत्व की आलोचना क्या है, उसकी प्रशंसा क्या है। एक बार फिर मूल अधिकार और निरीक्षक तत्व के बीच में हम कंपैरिजन कर लें।
अगला हेडिंग क्या है? हाउ वी कैन कंपेयर बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे हम तुलना कर सकते हैं? उसमें कंपैरिजन की बात है बच्चों। पहला, मूल अधिकार किसके खिलाफ है? इट इज अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध है। दूसरा, निदेशक तत्व क्या है? राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये राज्य के दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ये राज्य के दायित्व है, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य इनको देगा, राज्य प्रदान करेगा। यानी ये राज्य के विरुद्ध नहीं है। राज्य के विरुद्ध का मतलब है, राज्य के विरुद्ध का मतलब है कि इन्हें फंडामेंटल राइट राज्य के सामने बैरियर लगाते हैं, भाई आपको इस सीमा से आगे नहीं बढ़ना है। ये अपने आप में आपका चार दीवारी हो गई। लेकिन ये क्या कहते हैं? यह काम आप करना है, राज्य के दायित्व है, इसलिए ये सकारात्मक है, राज्य को कार्य करने का आदेश देते हैं। और ये क्या करते हैं? राज्य को न करने के लिए सलाह देते हैं, राज्य को कुछ काम नहीं करना है, जैसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करना है, 16 का उल्लंघन नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट, इसीलिए कई बार कहा जाता है दोनों कंपैरिजन करेंगे, फंडामेंटल राइट निगेटिव दिखता है और डीपीएसपी सकारात्मक दिखता है। दूसरा, फंडामेंटल यानी मूल अधिकार क्या करता है? नागरिक अधिकार की बात करता है, यानी राइट टू लाइफ, आवागमन का अधिकार, सिविल राइट्स। नागरिक अधिकार बच्चों, नागरिकों के अधिकार नहीं, तो धार्मिक अधिकार, ये सिविल राइट्स हैं। लेकिन निदेशक तत्व किसकी बात करता है? सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करता है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स। तो बच्चों, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार की बात करता है। फिर मूल अधिकार क्या करता है? मूल अधिकार एक तरीके से, मूल अधिकार कहता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। जबकि निदेशक तत्व क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। फिर मूल अधिकार क्या करता है? यानी मूल अधिकार और निदेशक तत्व की बात की जाए तो बच्चों फिर मूल अधिकार की बात कहां पे आएगी? मूल अधिकार का अभिप्राय ये दिखता है कि मूल अधिकार राज्य काम को रोकता है, ये नकारात्मक है, और ये कहता है कि भाई राज्य इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है 20 और 21 के अलावा। आपातकाल के दौरान ये अधिकार निलंबित हो सकते हैं। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन ये जब तक लागू नहीं है तब तक, जब तक लागू नहीं है तब तक निलंबित है। दे आर सस्पेंडेड अनलेस दे आर नॉट इन्फोर्स्ड, और इसीलिए बच्चों ये क्या है? वाद योग्य है, क्योंकि इनके लिए आपको आर्टिकल 32 और 226 मिलता है कि मूल अधिकारों को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जबकि निदेशक तत्व अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है। अब अवादियों का मतलब है इनको लागू करना राज्य का दायित्व है, इनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसेबल का मतलब इनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। स्वाभाविक रूप में ये क्या है? इनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, बल्कि
इसे लागू करना राज्य का दायित्व है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू इन्फोर्सिंग डीपीएसपी। इसे लागू करना राज्य का दायित्व है। अब ये खास बात है, इसलिए आप देखो दोस्तों, दोनों में लगाव तो दिखता है, दोनों में लगाव दिखता है, लेकिन अगर हम ये बात पूछें, मैंने पहले बता दिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप कहोगे सर इसमें से कौन एक्सेप्ट कर ले, तो बच्चों याद रखना ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी इनके बीच का संबंध बिल्कुल रोहित शर्मा विराट कोहली जैसा है, अरबाज खान सलमान खान जैसा है। इसमें अलगाव का प्रयास मत करो, लेकिन टेक्निकली अगर हम कुछ अंतर देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं। इसका मतलब ये जरा सोच के देखो कि डीपीएसपी किसके लिए है, गरीबों के लिए है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, वेलफेयर स्टेट, क्योंकि अगर देखो फंडामेंटल वही सलमान खान के लिए, अक्षय कुमार के लिए है। अरे मेरे बच्चों, पहले एक रोटी कपड़ा मकान दोगे, पहले अधिकारी दोगे। लेकिन जरा बच्चों देखो, चाइना उत्तर कोरिया में क्या होता है, वहां पे सारे अधिकार देते हैं, ये नहीं मिलते। और अमेरिका जैसे धुर पूंजीवादी देशों में क्या होता है, अधिकार मिल गया, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ है। इसे दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। आप कहोगे सर इसमें से हम क्या हटा दें, फंडामेंटल राइट हटा दें। याद रखना कई लोगों ने हमारे संविधान सभा में तर्क दिया था कि फंडामेंटल राइट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, तो अमीरों का अधिकार है। अरे मेरे बच्चों, उदारवादी चिंतन ही मानता है कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है। जरा सोच के देखो, पारसी समुदाय के लोग हमारे ईरान से भाग के आए थे, और आज इतने यानी पारसी समुदाय के लोगों की संख्या इस देश में 50-60 हजार के आसपास है। इसके बावजूद बच्चों जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखना कि पारसी समुदाय के लोगों में, जो पारसी समुदाय के लोग हैं उसमें भी 3 बड़े व्यावसायिक समूह हैं, टाटा, वाडिया और गोदरेज। ये तीनों पारसी समुदाय के लोग हैं। अब जरा सोच के देखो, ये कोई बेटा ऐसे सामान्य व्यक्ति थे, इन लोगों ने अपने उद्यम से इतना बड़ा पैसा कमाया। इसलिए अगर आप फंडामेंटल राइट छीन लोगे फिर फिल्में कैसे बनेंगी, फंडामेंटल राइट छीन लोगे फिर उद्यम कैसे बनेंगे। इसलिए बच्चों, इसलिए क्या होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। अब सलमान खान को फिल्म बनाने दो, लेकिन सलमान खान से जो पैसा मिलेगा टैक्स में गरीबों को बांट दो। अब आप कहोगे ना ना भैया, हम तो सबको एक ही जैसा बना देंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त फैसला किया, ये व्यक्ति भी रहेगा, समुदाय के हित भी रहेंगे। क्योंकि याद रखो, अमेरिका में समाजवाद शब्द से लोग चिढ़ते हैं, आज भी चिढ़ते हैं। क्योंकि जब अमेरिकन से पूछा है भाई समाजवाद का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जहां एक ही व्यक्ति को पूरे समाज का गुलाम बना दिया जाए, ये भी बड़ा गड़बड़ मामला है। अरे दोस्तों, ने व्यक्ति गुलाम होना चाहिए, न व्यक्ति को व्यक्ति गुलाम बनाए, न व्यक्ति को समाज गुलाम बनाए, सबको इंडिपेंडेंट रखो। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए, और देखोगे यही बात तो छत्रपति के सामने आया था। इंदिरा गांधी ने क्या कोशिश की थी, इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस बनाने की। और अगर बच्चों को याद होगा तो पहला टकराव कहां आया था, मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का पहला टकराव कहां था, चंपकम दोरई राजन केस। मूल अधिकार निदेशक तत्व का पहला टकराव कहां था, चंपकम दोरई राजनवाद। ये आपको याद होगा बच्चों, हमने फंडामेंटल राइट में बताया था। और अब देखोगे मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच में, अगर पहली बार न्यायपालिका ने कहा कि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट, गोरखनाथवाद, लेकिन बाद में मिनर्वा में इस केस में क्या कहा था, दोनों में सामंजस्य है। अब आपको पीछे वाली बात भी रिवाइज करनी चाहिए। और लास्ट में आप देखोगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 621 में जीवन के अधिकार का मतलब बताया, जनहित याचिका लागू कर दिया, उससे तो मूल अधिकारों का बड़ा विस्तार हो गया, उससे मूल अधिकारों का बड़ा विस्तार हो गया। और मूल अधिकार की बात जाके निदेशक तत्व से मिल गई। आज की डेट में देखोगे, जैसे संविधान सभा ने सोचा ही नहीं था भाई दोनों के बीच कोई झगड़ा है। संविधान सभा ने केवल भाग 4 इसलिए रख दिया था, संविधान सभा ने कभी नहीं सोचा दोनों के बीच झगड़ा है। संविधान सभा ने भाग 4 इसलिए केवल रखा क्योंकि भाग 4 रखने के पीछे तर्क ये था कि भाई सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। इन्हें याद रखो, जैसे कई बार हम प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, तो लॉन्ग टर्म प्लान भाई घर बनाएंगे पहले पढ़ तो लिख ले,
इसलिए हमने दोनों को रखा था और आज उच्चतम न्यायालय ने भी मान रखा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जीवन के अधिकार की जो व्याख्या उच्चतम न्यायालय कर रहा है उसमें शिक्षा का अधिकार भी है, स्वास्थ्य का अधिकार भी है, सब कुछ दोहरा जा रहा है, इसमें सब कुछ आ जा रही बात। इसीलिए बच्चों आप देखोगे निदेशक तत्व मूल अधिकार में ये अंतर के बावजूद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों जरूरी है। क्योंकि अगर एक को हम छोड़ देंगे, अगर आपने व्यक्ति को छोड़ दिया समाज हावी हो जाएगा, तो समाज को छोड़ दिया तो व्यक्ति पीछे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अमीरों की चिंता करनी है, गरीबों की चिंता करनी है, सबको आगे बढ़ाना है। फिर दोस्तों समाजवाद में बड़ी समस्या थी, समाजवाद में अमीरों के प्रति घृणा पैदा कर दी गई कि मतलब कि जो अमीर होता है कुछ ऐसा मतलब कुछ का मतलब किसी किसी हिस्सा छीन रखा है, शोषण होता है। उत्तर कोरिया में क्या हुआ, सब गरीब हो गए, पाकिस्तान में सब गरीब हो गए। यानी उत्तर कोरिया ने नारा दिया है घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे, इसलिए अब देखोगे चाइना ने रास्ता बदल दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, चाइना ने बाजारवाद अपना लिया समाजवादी होने के बावजूद। तो इसका मतलब है आप याद रखना दोनों चीज जरूरी है, ये बात बड़ी ध्यान से देखने की है। इसलिए आप देखोगे गुजरात महाराष्ट्र में, भारत में ही देख लो आप, गुजरात महाराष्ट्र में ज्यादा अमीरी इसलिए है कि वहां उद्यमी है। और बच्चों जिन राज्यों में उद्यमी नहीं है, मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा, मेरे बच्चे बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, अरे मेरे बच्चों जिस राज्यों में उद्यमी नहीं है वहां सब गरीब हो गए। इसलिए चाइना ने क्या किया, अब चाइना ने बाजारवाद अपना लिया है। यानी बच्चों समाजवाद की बड़ी अच्छी बात क्या है, गरीबों का ध्यान रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों का। लेकिन ऐसा नहीं पूंजीवाद केवल बुरा है, पूंजीवाद की अच्छी बात क्या है, प्रतिस्पर्धा, कुशलता। जीवन में दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, और हमारे संविधान में मत बीच के रास्ते पे चल रहे थे। इसलिए इस बात से इससे जवाब मिल जाता है बच्चों। कई लोग इस पर सवाल उठा देते हैं कि क्या क्या निदेशक तत्व, क्योंकि कई लोग इस बात पे सवाल उठा देते हैं कि क्या निदेशक तत्व आज के उदारवाद के जमाने में प्रासंगिक है। कई लोग की कोई बात ध्यान रखने की है, निदेशक तत्व में समाजवाद की बात होती है, उदारवादी एलिमेंट भी तो है ही है, ये समाजवाद की बड़ी बात होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य। तो अब सवाल यह है कि कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ये बात क्योंकि बच्चों 1951 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, 1951 में जो हमारी आर्थिक नीति थी, उसमें समाजवाद की प्राथमिकता थी, कमांडिंग हाइट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर था। नाइनटीन 1951 में जो हमारी आर्थिक नीति आई उसमें समाजवाद की प्राथमिकता थी। इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने कहा कमांडिंग हाइट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर होगा। इसका मतलब है समाजवाद प्राथमिक रहेगा। तो राज्य ने तमाम उद्योग पर नियंत्रण कर रखा था, राज्य ही हवाई जहाज चलाता था, राज्य ही दूरसंचार, एविएशन, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, सब कुछ राज्य चलाता था। और हमने ये सोचा था कि भाई राज्य चलाएगा, समाजवाद की प्राथमिकता का विचार था। यानी इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, मिला जुला अर्थव्यवस्था। यानी कुछ उद्यम सरकार चलाएंगे, कुछ उद्यम निजी लोग चलाएंगे, महत्वपूर्ण उद्यम सरकार चलाएगी। तो विचार ये था कि सरकार चलाएगी क्यों, सरकार चलाएगी तो फायदा मिलेगा। अब सरकार उद्यम चलाएगी, जो फायदा होगा आम जनता को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर सरकारी उद्यम ही घाटे में चले जाए तो, अगर सरकारी उद्यम घाटे में चले जाए तो फायदा क्या, फिर तो टैक्स पेयर का पैसा उद्यम को चलाने में लग जाएगा। दिक्कत है कुछ? तो बच्चों टैक्स पेयर का पैसा तो चलाने में लग जाएगा। इसलिए 1991 के बाद क्या हुआ, आप याद रखो, 90 समाजवादी किला ध्वस्त हो गया। पूरी दुनिया में समाजवाद से मोह भंग हुआ बच्चों, पूरी दुनिया में समाजवाद से मोह भंग हो गया। सोवियत संघ का परचखे उड़ गए, यानी वियतनाम ने समाजवादी रास्ता छोड़ दिया, चाइना ने बाजारवाद अपना लिया। ये बड़ा, क्योंकि देखो समाजवादी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या है,
और सोवियत संघ में प्रॉब्लम क्या थी, जो आज का रूस है उसका पिता सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ प्रॉब्लम क्या थी, राज्य ही जूता बनाएगा, राज्य ही उद्योग लगाएगा, राज्य ही शिक्षा देगा, राज्य ही स्वास्थ्य देगा, राज्य ही ब्रेड बनाएगा। अरे बच्चों, जब सब राज्य ही करेगा कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। और आप याद रखो, अगर मानव स्वभाव ऐसा है कि आप कह दो सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा, सच मानना, मानव में उद्यमशीलता, सक्षमता खत्म हो जाती है। इसे कई बार देखो बच्चों, अभाव में आदमी बड़ा अच्छे काम कर जाता है, क्योंकि इसमें मेहनत करने की मोटिवेशन आता है। और जब सब कुछ मिल जाता है तो आप अब देख लो, कई नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े उत्तराधिकारी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग हैं गुदड़ी के लाल हैं, जो बिल्कुल नीचे से दहाड़ते हुए ऊपर चले आ रहे हैं। इसलिए बच्चों, पूंजीवाद को हम नकार नहीं सकते। बाजारवाद, उदारवाद क्या कहता है कि व्यक्ति की आजादी बढ़ाओ, व्यक्ति को निर्भर में बनाओ। और कई बार तो बच्चों, इसलिए मुफ्त का लंगर मत खाओ, मुफ्त की पार्टी मत करो। मुफ्तखोरी की आदत हमें क्या बना, कामचोर बना देती है। मुफ्तखोरी की आदत भी कामचोर बना देती है। इसका यह मतलब नहीं है कि समाज में लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध न कराई जाए। शिक्षा उपलब्ध करा दी है, स्वास्थ्य की सुविधा, लेकिन उसके बाद मुफ्तखोरी नहीं है। इसलिए बच्चों, सवाल ये उत्पन्न होता है कि 1991 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई। 1991 में हमने क्या अपना लिया, उदारीकरण और निजीकरण का रास्ता, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। और आपको याद होगा, यही बात हमने प्रेमबल बताया था। जब ये हुआ था समाजवाद शब्द रखा जाए न रखा जाए, यही तुमने प्रेमबल बता रखा था। 1991 के बाद हमने क्या कर लिया, उदारीकरण का रास्ता अपना लिया, निजीकरण का रास्ता अपना लिया। और लिबरलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या है, बाजारवाद, पूंजीवाद। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सीमित रहेगा। और निजीकरण का मतलब क्या है कि राज्य पर सरकार के बजाय निजी उद्यमियों का नियंत्रण रहेगा। ये प्राइवेटाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि राज्य का व्यापार पर नियंत्रण सीमित रहेगा, भाई व्यापार बाजार करे। इसलिए अब देखो, एयरटेल से लेके हवाई जहाज राज्य ने एयर इंडिया बेच दिया, उनका भैया चलाओ। एयर इंडिया में राज्य को घाटा लग रहा है तो हम क्यों घट चलाए। और निजीकरण का मतलब है कि उद्योग पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, निजी नियंत्रण होगा। तो फिर यही सवाल आ जाता है कि फिर निदेशक तत्व की प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि आप कहोगे सर निजीकरण का मतलब है, ठीक है, कार बनाने की फैक्ट्री तो एक व्यक्ति हाथ में हो सकती है, क्या शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर भी प्राइवेटाइजेशन होना जाना चाहिए। क्योंकि तो बस तो निजी उद्यम फायदा के लिए चलता है, सरकार फायदे के लिए नहीं चलती, सरकार सामाजिक कल्याण के लिए चलती है। तो सवाल है, जब निजी उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो सरकार के कल्याणकारी काम क्या होंगे। क्योंकि निदेशक तत्व क्या कह रहा है, कल्याणकारी राज्य। निदेशक तत्व क्या कह रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस। और हमारे यहाँ आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति तक की बात कर दी गई है निदेशक तत्व में। अब सवाल है, निदेशक तत्व कह रहा है कि भैया सामाजिक आर्थिक न्याय करो, आपने इकोनॉमी अपना रखी है बाजारवाद, ये कैसे चलेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में प्राइवेट लोग आ रहे हैं। तो बच्चों, तो शिक्षा बिकने लगी, स्वास्थ्य की फैसिलिटी बिकने लगी, तो सवाल है आम आदमी इसको कैसे खरीदेगा। इसलिए कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर में क्या उदारीकरण के दौर में निदेशक तत्व प्रासंगिक है, क्योंकि हमने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बदल दिया। अब तो रेल से लेकर परमाणु ऊर्जा सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन बच्चों, फिर इसका जवाब ये है, देखो आलोचना तो यही है कि भाई देखो, दो चीजों को निजीकरण की अर्थ है। एक है कार बनाने पर निजी नियंत्रण हो जाए, एक है बाइक पर निजी कंपनी आ जाए, एक है उद्योगों पर निजी नियंत्रण आ जाए, और दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य। अरे भाई, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, इनको तो बचा के रखो, ये तो निजी क्षेत्र में नहीं आने चाहिए। और बाजार तो सब में आ जा रहा है। इसलिए बच्चों, आप देखोगे, इसलिए स्वाभाविक रूप में हमने निजीकरण क्यों अपनाया है। निजीकरण से हमने कल्याणकारी राज्य को पीछे नहीं किया है। हमने निजीकरण से बस ये अपनाया हुआ है कि निजीकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, इनसे उद्योग में प्रतिस्पर्धा लाएंगे, कंपटीशन लाएंगे, इफिशियंसी लाएंगे,
और संसाधन बढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस निजीकरण से संसाधन बढ़ाएंगे। वी वांट टू इंक्रीज रिसोर्सेस, और वो संसाधन कहाँ बांट देंगे, यहाँ। इसलिए गरीब लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जरा सोच के देखो, उपलब्ध करने क्या माध्यम आपके पास, क्योंकि राजनीतिक अर्थव्यवस्था फेल हो गई। जरा बच्चों देख लो, इसीलिए मामला ये नहीं परफेक्ट विकल्प क्या है, मामला ये है कि जो उपलब्ध है उसमें बेहतर क्या है। तो बच्चों जो उपलब्ध है उसमें बेहतर यही है। आज के दौर में बाजार और कल्याणकारी राज्य को एक बनाना होगा, जैसे चाइना ने किया है। तो हम क्या करें भाई, ठीक है, जितने निजी उद्यम हैं उनको आगे बढ़ने दें। इन निजी उद्यमों को आगे बढ़ाकर हम ज्यादा पैसा इकट्ठा करें, संसाधन इकट्ठा करें। अरे बच्चे, जो टैक्स बढ़ेगा तभी तो देश को हम वंचित लोगों को सुविधा देंगे। यही तरीका अपनाया गया। इसलिए निजीकरण क्या है, साधन है। ध्यान सुनने की बात है बच्चों, निजीकरण साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए ये सोचना कि हमने कल्याणकारी राज्य से अपना नाता तोड़ लिया है, सामाजिक न्याय को बाय बाय कह दिया है, ऐसा नहीं है। कोई भी निर्वाचित सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए आप देखोगे आयुष्मान योजना, तो शिक्षा स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आप देखोगे कभी भी निःशुल्क शिक्षा, आयुष्मान योजना, शिक्षा का अधिकार। यानी निजीकरण से द्वारा सरकार ने क्या कहा है कि सरकार बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन सामाजिक न्याय तो करना सरकार का ही काम है। सामाजिक न्याय करना, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना। इसलिए निदेशक तत्वों की प्रासंगिकता चाहे उदारीकरण हो, बल्कि आज तो ज्यादा है। आज आप देखो जितनी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब घर बनाए जा रहे हैं। और बच्चों आने वाले समय में ऐसा होगा, आने वाले समय में तो जितने, याद रखना, जितने बेरोजगार भाई हैं उन सबको 50-50 हजार रुपये महीना मिलेगा। कई पश्चिमी देशों में तो बाकायदा ऐसा हुआ है, कई पश्चिमी देशों में तो बाकायदा ऐसा हुआ भी है। तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। कई पश्चिमी देश तो ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई, ये सिस्टम ही खत्म करो। यानी स्विट्जरलैंड वगैरह में 2-2 लाख रुपए, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में 2-2 लाख रुपए बाकायदा एक बेरोजगार व्यक्ति को लिया जाता है। ऐसे भारत में भी होगा। इसलिए बच्चों कुल मिला के निजीकरण साधन है और निदेशक तत्व साध्य है। अब आप सवाल पूछ लो बच्चों, मेरा सवाल पूछ लो। अंबुज ने कहा है अधिकार राज्य की सत्ता पर सीमाएं लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही रहते हैं। इसी बच्चे ने पूछा और किसी उदारवादी क्या है। अरे मैं देखती हूँ, देखो उदारवादी का मतलब है जो अधिकारों की बात करे, आजादी की बात करे, जो अपने मन पसंदीदा कपड़े पहने। उदारवादी कौन है? करण जौहर। ये फिल्मी दुनिया के सारे लोग उदारवादी हैं, जो परंपरा को नहीं मानते, प्रथा को नहीं मानते, तर्क विवेक को मानते हैं, आजादी की बात करते हैं, उदारवादी है बच्चे। तो उदारवादी कौन है? रूढ़िवादी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, उदारवादी है। सर जी क्लास से नोट्स नहीं बन पा रहा है। अच्छा, अरे चिंता मत करो बच्चों, नोट्स सब आपको मिल जाएगा। क्लास में जो और क्लास के नोट्स होंगे वो आपको दिलवा देंगे। एक बार समझ लो, एक बार बच्चों का देख लो। इसमें बच्चा इंटरनेट का अधिकार कैसा अधिकार है? अरे देखो मेरे बच्चों, देखो आर्टिकल 19 में भी ये बात कही गई थी कि इंटरनेट, आप जानते हैं ना, इंटरनेट का आजकल व्यवसाय नहीं हो सकता। तो अगर व्यवसाय अधिकार है, आजीविका अधिकार है, तो इंटरनेट का अधिकार अपने आप आ जाता है, जो बाकायदा हमने आपको बताया भी था हसीन केस में, या न बताया होगा तो आप याद रखना, आर्टिकल 19 में इसलिए इंटरनेट को महत्व दिया जाता है। इसी बच्चे नेहा ने 35 में, नेहा फंडामेंटल राइट नहीं है, 35 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वो बाकायदा फंडामेंटल राइट को क्रियान्वित करने के लिए विधि बनाए। इसी बच्चा मुझे ने पूछा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार में क्या अंतर है? अरे बच्चों, राजनीतिक अधिकार का मतलब राइट टू वोट, आर्थिक अधिकार का मतलब घर लेना, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार का मतलब भाषा का अधिकार। इसी बच्चे ने पूछा लोकतंत्र गणतंत्र में क्या अंतर है? बड़े बच्चे आगे फिर बता देंगे, एक बार प्रस्तावना मैंने बताया होगा, संसद पर आने दो, एक बार फिर मैं बताऊंगा, इस बात को फिर बताऊंगा। भाग 4 के अलावा सभी भाग वाद योग्य है नहीं बच्चे, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है।
फंडामेंटल ड्यूटी वाद योग नहीं है, निदेशक तत्व वाद योग नहीं है। बात ध्यान सुनना, संविधान के 3 ऐसे भाग हैं जो वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, तीनों वाद योग्य नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा अनुच्छेद 32 226 में क्या अंतर है? अरे मेरे बच्चे, अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय यूज करता है, और आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय एक है। अब हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय एक है तो उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए कोई रिट जारी करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय तो राज्यों के हैं, तो 226 में उच्च न्यायालय आप जा सकते हो। तो पटना उच्च न्यायालय हरियाणा के लिए थोड़ा आदेश देगा, इसलिए उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र, उच्च न्यायालय का क्षेत्र दिया तो कम होता है, लेकिन 226 का प्रयोग भाग 3 के अलावा भी किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 केवल भाग 3 में ही है, इसलिए उसका केवल प्रयोग मूल अधिकारों के लिए ही होगा। किसी बच्चे ने पूछा बाजारवाद क्या है? अरे मेरे बच्चे, आज की दुनिया बाजारवाद ही तो है, अमेजॉन, सब फ्लिपकार्ट, सब बाजार ही तो है। अब बाजार का मतलब है जहां कीमत और मांग तय करता है कि वस्तु कीमत कितनी होगी। मांग बढ़ रही, कीमत बढ़ जाएगी। यानी आप, बाजारवाद का मतलब जहां आपकी आवश्यकता न देखी जाए, आपकी जरूरत क्या है देखी जाए, बल्कि क्या चीज बिक रहा है, किसमें फायदा है, बाजारवाद है बच्चों, ये बाजारवाद है। इसी साध्य साधन में क्या अंतर होता है? सौरभ ने कहा है, अरे मेरे बच्चों, साध्य का मतलब एग्जाम पास करना साध्य है, क्लास करना साधन है, और जीवन में जो का पर्पज है साध्य है, एंड है। और मीन्स का मतलब है, अरे पेन क्या है? पेन मीन्स है। किताब कॉपी क्या है? मीन्स है। और परीक्षा पास करना साध्य है। जात के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय न हो, इसे समझा दीजिए। अरे मेरे बच्चों देखो, धीरे धीरे चिंता मत करो, जैसे समाज आगे बढ़ेगा, शहरों में देखो जाति का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। जिससे प्रभाव आगे, समाज आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, जाति का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा है इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? अब देखो, कह सकते हो मौलिक अधिकार के भाग है ही है। लोकतंत्र में उदारवाद कितना कैसे महत्व है? दीक्षा, अरे मेरे बच्चों, अब देखो, लोकतंत्र उदारवाद दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि उदारवाद की बड़ी सारी बातें डेमोक्रेसी अपना लेता है। हमारे लिए बाजारवाद सही है, समाजवाद, अरे दीक्षा, कोई बात सही नहीं है, दोनों का मिला जुला रूप, दोनों का मिला जुला रूप, यही बात तो है। और एक बच्चन का गांधीवाद क्या है? अरे गांधी बाबा ने, देखो आध्यात्मिक आदमी थे, गांधी बाबा ने माना है पूरी दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने। हमें किसने बनाया? ईश्वर ने। संपत्ति किसने बनाई? ईश्वर ने। तो हम संपत्ति के मालिक नहीं है बच्चों, हम संपत्ति के मालिक नहीं है, हम संपत्ति के ट्रस्टी हैं। इसे जो संपत्ति हमारी आवश्यकता से बचे उसको हम समाज के दान कर दें, गांधीवादी अप्रोच है, ये गांधीवादी अप्रोच है। शिक्षा स्वास्थ्य निजीकरण हो जाएगा तो सारे समाज पर इसका, हाँ निश्चित तौर पर। इसलिए अब देखो, राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य अभी भी शिक्षा स्वास्थ्य राइट टू एजुकेशन एक्ट दे रहा है, और यही बाजारवाद की समस्या है। भाई बाइक आप बेच सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं। किसी बच्चे ने कहा यूसीसी क्या है? अभी कल बताना है बच्चों, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कल मैं बताऊंगा। अभी तो एक बेसिक बात मैंने निश्चित तत्व के बारे में बताई है। फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या? अभी कोई ये सवाल मैंने बता रखा है, जो बच्चे पूछ रहे हैं इसका मतलब पिछली बात रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बता रखा है, लिखवा भी रखा है। अब किसी ने पूछा वाद योग क्या है? अरे मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने बता रखा है, तो मेरे बच्चे लगता है रिवीजन करके नहीं आते। इसका मतलब है कि जिस चीज के लिए हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं वो है वाद योग्य, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं वाद योग्य है। तो अब देखो, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या है? अरे बच्चों देखो, वही फिर जो सामाजिक आर्थिक अधिकार है वही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। अरे वोट देना राजनीतिक लोकतंत्र है, वोट देना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब सुविधा मिल जाना सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। क्या राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनीति करते? अरे अम्बुज, राजनीति मत पढ़ो, अभी अब पढ़ाई ध्यान दो यार तुम, क्योंकि राजनीति का मतलब समाज सेवा है। राजनीति, गांधी भी तो राजनेता थे मेरे बच्चे, गांधी भी राजनेता थे। पर निदेशक तत्व लागू होने के बाद योग्य हो जाते हैं। अरे हाँ भाई देखो, अब हमने आर्टिकल 21A बना दिया, वो बाद योग्य हो गया। निदेशक तत्व को अपग्रेड करके फंडामेंटल में ला दिया, ऐसा हो सकता है। आयर कोल्हाओ केस में 9 में पूर्ण क्या लिख डाला गया है?
लेकिन प्रिंसिपल का प्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं है? मन है क्या लिखा है यार? ये मेरे बच्चों के भी हिंदी में लिखा करो। ने पूर्व मजा अरे जल्दी चिंता मत करो, जल्दी मजा आ जाएगा बच्चों, पहले पढ़ तो लो। कई बार क्या पूर्ण क्या में डाला गया, लेकिन अब यार, अरे मेरे बच्चों, आयर कोले केस 1973 में कहाँ आया था? आयर कोले केस 2006 में आया था। 1973 क्यों लिख रहे हो मेरे बच्चे? उदारवाद समाजवाद में क्या अंतर है? अरे मेरे बच्चों, उदारवाद का मतलब है सलमान खान, समाजवाद का मतलब है रिक्शा चालक। समाजवाद का मतलब है गरीबी का दोस्त, उदारवाद का मतलब है अमीरी का दोस्त। उदारवाद का मतलब है व्यक्ति का साथी, समाजवाद का मतलब है गरीब का साथी। सर ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन डाउट ले, हाँ ठीक है, ऑनलाइन ले लेंगे मेरे बच्चों। हाँ, फंडामेंटल राइट को उप समिति क्या है? अरे मेरे बच्चों, समिति का मतलब क्या है? सदस्यों से मिलकर बन के बनने वाली समिति, यही तो है समिति। हाँ ऑनलाइन, अरे मेरे सच मानो, अगर क्लास सही से कर लोगे तो डाउट उतना बनता नहीं बच्चों, तो किताब पढ़ के आओ। आईएएस के ऊपर विधायक क्यों होते हैं? जिससे आपकी राय बता सकें कि जनता की इच्छा क्या है मेरे बच्चों। हाँ, समाजवाद का मतलब है निवेशक तत्व स्पेन से क्यों नहीं लिए? अरे मेरे बच्चे, आयरलैंड के संविधान में जब ज्यादा व्यापक बना दिया गया तो अब स्पेन क्यों जाए? फंडामेंटलिस्ट सोशलिज्म के बेस है? नहीं, देखो हमारे फंडामेंटलिस्ट में भी सामाजिक न्याय की बात तो की ही जाती है मेरे बच्चों। वर्तमान में कितने निश्चित तत्व आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। संवैधानिक सिद्धांतों को न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? अरे यार, न्यायिक समीक्षा बताएंगे मेरे बच्चे। अभी न्यायिक समीक्षा पर क्यों आ रहे हो अभी? अच्छा प्लीज सर, अब ऑफलाइन, अरे ऑफलाइन जल्दी हो जाए मेरे बच्चों, देखो कुछ दिक्कत। 33(5) वाद योग्य नहीं बच्चों, वाद योग्य नहीं है 33(5) वाद योग्य। अरे मेरे बच्चों, वाद योग्य जो फंडामेंटल राइट में है वो वाद योग्य है। अब कितनी बार बच्चे किताब ही पूछते रहते हैं, मैंने कहा कि बार में किताब देख लेना, तो फिर वही बात बार बच्चे, मतलब मेरी बात लगता है सुनते ही नहीं बच्चे। वही एक बार मैंने क्लास बता दिया, किताब को देख लो बच्चों, बार बार एक ही बात, बाकी कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो ठीक है।